नमस्कार। संस्कार सिविल सर्विस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश का उद्भव कैसे होता है, बांग्लादेश भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, भारत इतना पड़ोसी प्रथम के तहत बांग्लादेश को इतना ज़्यादा प्राथमिकता क्यों दे रही है, इसके बारे में देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे कि बांग्लादेश का उद्भव जब से हो रहा है और वर्तमान तक विदेश नीति में क्या या दोनों के बीच जो संबंध है इसमें क्या उतार चढ़ाव देखा गया, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में यह कोशिश करेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच क्या सहयोग के मुद्दे हैं और क्या विवाद के मुद्दे हैं, जिसको आप एक डायग्राम के माध्यम से आंसर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आपका आंसर और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बांग्लादेश का उद्भव कैसे होता है। आप लोगों को पता होगा कि भारत 1947 में जब आज़ाद होता है तो आज़ाद होता है, उसी समय विभाजन हो जाता है, भारत और पाकिस्तान के रूप में सामने आता है। पाकिस्तान दो भाग होता है पाकिस्तान का, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में समानता तो धर्म के आधार पे द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान भले धर्म से एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से दोनों में असमानताएं थी। इनका संस्कृति अलग, इनका संस्कृति अलग। ये उर्दू भाषा को मानने वाले थे, ये बांग्ला भाषा को मानने वाले थे। इसी का परिणाम हुआ कि और दूसरा एक चीज़ और है कि आज़ादी के बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जो राजनीतिक वर्चस्व था ये पश्चिमी पाकिस्तान वालों का ज़्यादा था। अर्थात आप कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान पाकिस्तान है ये पश्चिमी पाकिस्तान, इनमें भी पंजाबियों का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व पूरे पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में था। आप इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, अर्थात जो वर्तमान बांग्लादेश है, ये राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। आपने देखा तीन चीज़ यहाँ पे, संस्कृति रूप से उपेक्षित महसूस कर रहे थे, भाषाई रूप से और राजनीतिक रूप से भी कर रहे थे। ये तो हद तब हो गया कि 1948 में पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान के लिए राष्ट्रभाषा उर्दू घोषित कर दिया। जो बंगाली लोग थे, अर्थात जो बांग्लादेश वर्तमान का है या जिसको पूर्वी पाकिस्तान कह सकते हैं उस समय का, ये इसमें व्यापक जन असंतोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि इसकी संस्कृति और इसकी भाषाई लगाव पे धक्का लगा, भाषाई लगाव पे आहत फील हुआ और ये व्यापक जन असंतोष हुआ, जो यही आगे बढ़ता है भाषाई संघर्ष के रूप में, जो आगे जाके हिंसक हो जाता है। इनमें बहुत सारे और छोटे मोटे मुद्दे हैं जो असंतोष का रीजन बनता है। ये दो तीन रीजन ये था। चौथा रीजन ये है जो दोनों के बीच असंतोष बढ़ा और खाई बढ़ते गई कि जो यहाँ पे जो बांग्लादेश है, जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान था, इसमें क्या था, ये इसका जब ज्योग्राफी आप देखेंगे तो इसमें लगभग 50 से अधिक नदियां इससे गुजरती है और बरसात के टाइम में, बारिश के मौसम में ये नदियां मार्ग परिवर्तन का इनका नेचर होता है, जिसके वजह से व्यापक मात्रा में बाढ़ की समस्याएं और व्यापक मात्रा में उनका कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था है, तो व्यापक मात्रा में आर्थिक नुकसान होता है, जिस वजह से इनकी स्थिति और ख़राब हो रही थी। तो ये भी एक जन असंतोष का एक रीजन बना। और तीसरा देखेंगे कि इसके ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से ही बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान का अधिकांश हिस्सा समुद्र तट से लगा हुआ है और समुद्र तट से तूफान और चक्रवात के वजह से अधिकांश आपदाएं आती रहती है और व्यापक मात्रा में, व्यापक एरिया में वो तबाही मचाती है, जिसके वजह से और एक जन असंतोष का रीजन था, क्योंकि अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी। और आप देखेंगे कि 1970 में जब ये सब जन असंतोष था और कंटिन्यू हिंसक मतलब प्रदर्शन हो रहे थे, संघर्ष हो रहा था, 1971 में उससे पहले सैनिक शासन था पूरे पाकिस्तान में और यहाँ पे मैक्सिमम
वर्ष तक सैनिक शासन ही रहा और 1970 में कोशिश किया गया कि एक चुनाव किया जाए और चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान जो पूर्वी पाकिस्तान के पॉपुलर नेता थे, इनका विजय हुआ पूरे पाकिस्तान में। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के जो एक भुट्टो साहब थे और वहाँ के जो सैनिक शासक थे, दोनों मिलके ये कोशिश किए कि इनको सत्ता से बेदखल किया जाए और इस वजह से इनको गिरफ्तारी कर लिया गया और इन गिरफ्तारी के कारण व्यापक मात्रा में यहाँ पे जन असंतोष उभरा और ये हिंसक प्रदर्शन के रूप में सामने आया। और इस हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की सैनिक शासन ने या पाकिस्तान की सरकार ने व्यापक मात्रा में नरसंहार किया और क्रूर हिंसक गतिविधि अपनाया, जिससे हजारों लोग, लाखों लोग का नरसंहार कर दिया गया, निर्मम हत्या कर दिया गया, लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, लूट खसोट व्यापक मात्रा में हुआ। और इसका एक और दुष्परिणाम हुआ कि भारत के साथ जो सीमा लग रहा है पूर्वी पाकिस्तान का, इसमें भारत में व्यापक मात्रा में पूर्वी पाकिस्तान के लोग शरणार्थी के रूप में आ गए, जो भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुनौती था। और यही वक्त होता है जब पाकिस्तान भारत पे आक्रमण कर देता है, तो भारत ने भी मुक्ति वाहिनी सेना के साथ मिलके पाकिस्तान को परास्त करता है और 16 दिसंबर 1971 को एक नया देश, मानचित्र पे एक नया देश का उद्गम होता है, जिसका नाम होता है बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश का उद्भव हो जाता है और भारत ही पहला ऐसा राष्ट्र होता है जो बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला होता है। और दूसरा, भारत के प्रयास से ही शेख मुजीबुर रहमान जो पाकिस्तान के जेल में कैद होते हैं, उनको छुड़ाया जाता है और यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में काबिज होते हैं। चौथा, आप देखेंगे कि भारत के प्रयास से ही 1974 में बांग्लादेश को यूएन का सदस्यता हासिल होता है। ये बताने का मतलब ये है कि इस वजह से आपको लग रहा होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध प्रारंभ से ही मधुर रहे होंगे, इस वजह से हमने बताया। अब हम पहले देख लेते हैं, हम ऐतिहासिक संबंध को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि इनमें क्या समानताएं हैं। इसमें देखिए दोनों में भारत और बांग्लादेश का एक अपना साझा इतिहास है, साझा विरासत है, भाषाई सांस्कृतिक रिश्ते हैं, संगीत, साहित्य और कला के लिए इन दोनों में लगाव भी शामिल है। संगीत, उसके बाद कला, साहित्य, दोनों में परस्पर लगाव है। साथ ही दोनों देश का स्वाधीनता संघर्ष और स्वतंत्रता की साझी विरासत है। ये सब भारत और बांग्लादेश को एक साथ, एक आपस में जोड़ने का काम करती है। ये सब जो चीज़ है, समानताएं हैं, ये भारत और बांग्लादेश को एक साथ जोड़ने का काम करता है। अर्थात आप कह सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में इतना समानताएं जो भारत और बांग्लादेश को मित्र बनाने के लिए काफ़ी है, आपसी संबंध को बेहतर बनाने के लिए, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए काफ़ी है। तो ये है, हम सबसे पहले अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बांग्लादेश जिसका उद्भव हुआ 1971 में, भारत ने जिसके लिए बहुत बड़ा एक संजीवनी का काम किया, योगदान दिया, जिसके स्वतंत्रता में, जिसके आज़ाद होने में, उस बांग्लादेश के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है। अर्थात आप कह सकते हैं भारत के लिए बांग्लादेश क्यों महत्वपूर्ण है। क्या वजह है कि भारत बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, उसके साथ संबंध को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या कारण है? इस कारण को हम थोड़ा सा 4-5 पॉइंट में समझने का प्रयास कर ले। सबसे पहले हम देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है और सबसे लंबी सीमा के कारण, और ये लंबी सीमा है जिसमें ये सीमा ऐसी है जिसको जैसे नदी से होके गुजर रहा है, जंगल है जिसको अभी तक फेंसिंग नहीं कर पाए हैं। इस वजह से लंबी सीमाओं के कारण
अगर संबंध बेहतर होते हैं तो अवैध प्रवास को रोका जा सकता है, आंतरिक सुरक्षा को स्ट्रेंथ किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, संगठित अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस सीमाएं के कारण, ये लंबी सीमा के कारण बांग्लादेश के साथ संबंध को बेहतर करने के लिए कोशिश किया जाता है ताकि ये सब समस्या ना हो, पहला। दूसरा देखेंगे, इसे पूर्वोत्तर का दरवाजा माना जाता है। आप समझ रहे होंगे ये दरवाजा क्यों? हाँ, क्योंकि भारत जब पूर्वोत्तर अर्थात 7 सिस्टर्स, जो आप समझ रहे होंगे, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसमें जाने के लिए भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होके जाना पड़ता है, जो भारत के लिए बहुत ही लंबा रूट के माध्यम से वहां पहुंचना होता है, जिससे जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है, इसमें विकास की संभावनाएं थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर बांग्लादेश के साथ संबंध बेहतर कर ले तो कनेक्टिविटी के माध्यम से जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके साथ संबंध को और ज़्यादा बेहतर करने में यहाँ पे मदद मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकेगा। तो उत्तर पूर्व के राज्यों को बेहतर या डेवलपमेंट करने के दृष्टिकोण से बांग्लादेश के साथ संबंध बेहतर होगा के लिए भारत के लिए बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। तीसरा देखेंगे, सामरिक दृष्टिकोण से बांग्लादेश का बहुत बड़ा योगदान है। सामरिक दृष्टिकोण से बांग्लादेश के साथ संबंध को बेहतर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जो जुड़ाव है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से होता है। तो और कुछ साल पहले, आप 2 साल पहले आप पढ़े होंगे कि जिस प्रकार चीन डोकलाम में अपना गतिविधि बढ़ा रहा है और भारत और चीन के बीच जो संघर्ष हुआ डोकलाम मुद्दे पे, तो अगर चीन किसी भी वजह से अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अगर ब्लॉक कर देता है तो भारत के लिए उत्तर पूर्व का रास्ता बंद हो जाएगा और वो भारत के नक्शे से कट सकता है। इस दृष्टिकोण से अगर बांग्लादेश के साथ संबंध बेहतर होगा तो वो पारगमन के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी के वजह से हम उत्तर पूर्वी के राज्यों में बेहतर सामरिक रूप से हम सशक्त हो पाएंगे और सामरिक दृष्टिकोण से हम एक सक्षम बन पाएंगे। इसलिए बांग्लादेश के साथ संबंध बेहतर करना जरूरी है। अलगाववाद की समस्या का निराकरण भी के लिए भी बांग्लादेश जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी हम आगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि जब भारत और बांग्लादेश के साथ संबंध विपरीत थे, अर्थात जब बांग्लादेश के जो शासक थे ये चीन समर्थक और पाकिस्तान समर्थित विदेश नीति जब अपना रहे थे, तो जितने भी उत्तर पूर्व के राज्यों में अलगाववादी थे, उग्रवादी संगठन थे, सब वहाँ पे उत्पात मचाते थे। जब भारत उस पर शिकंजा कसता था तो ये बांग्लादेश में आके शरण ले लेते थे और वहाँ के शासक इनको शरण भी देते थे। तो इस दृष्टिकोण से वहाँ पे व्यापक मात्रा में उग्रवादी घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं वहाँ पे देखने को मिली, जिसका निराकरण करने में अगर बांग्लादेश के साथ संबंध बेहतर होता जैसे अभी है, तो हम उसको व्यापक तरीके से, बेहतर तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। तो अलगाववाद की समस्या, उग्रवाद की समस्या को कंट्रोल करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में। चौथा, भारत एक्ट ईस्ट की नीति अपना रहा है। एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट के बाद एक्ट ईस्ट। तो अगर बांग्लादेश के साथ संबंध बेहतर हो तो भारत बेहतर तरीके से अपनी एक्ट ईस्ट नीति को इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसके बाद बांग्लादेश जो है ये उभरता हुआ सार्क देशों में देखेंगे, भारत के बाद सबसे बड़ा बाजार बांग्लादेश का है। तो अगर बांग्लादेश के साथ संबंध बेहतर होते हैं
तो भारत को सबसे बड़ा मार्केट, सार्क देशों में सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा, मिल जाएगा, और बांग्लादेश में बेहतर तरीके से निवेश कर सकता है, व्यापार कर सकता है। और भारत का जो एक महत्वाकांक्षी योजना है कि वह 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना ले, तो उसमें भारत बेहतर तरीके से कामयाब हो सकता है। पांचवा देखेंगे कि बिम्स्टेक की सफलता के लिए बांग्लादेश का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जिस रूप में हम पाकिस्तान को बायकॉट करके हम बांग्लादेश बिम्स्टेक को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें अगर बांग्लादेश के साथ संबंध मधुर हो तो बिम्स्टेक की सफलता बेहतर तरीके से पॉसिबल है। उसके बाद आप देखेंगे चीन के कूटनीतिक प्रयास को नियंत्रित करने के लिए, जिस रूप में चीन भारत को घेरने की रणनीति अपना रहा है, अगर बांग्लादेश के साथ संबंध बेहतर हो तो चीन के कूटनीतिक प्रयास को हम असफल कर सकते हैं, प्रतिसंतुलित कर सकते हैं। तो बांग्लादेश इन सभी कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और रीजन है कि आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश की अवस्थिति है ये बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में बेहतर सुरक्षा के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिहाज से, वहाँ पे समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से बांग्लादेश के साथ संबंध मधुर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बांग्लादेश के साथ ये क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपने 8-10 पॉइंट देखा, आपको 5-6 पॉइंट याद रहना चाहिए, और इसमें क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप डेवलप करेंगे तो याद हो जाएगा। हम अब देख लेते हैं भारत के, जैसे कि आपने देखा कि भारत बांग्लादेश के उद्भव होने में, बांग्लादेश के निर्माण होने में भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया, अपना बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो आपको लग रहा होगा कि भारत और बांग्लादेश के साथ संबंध बेहतर होंगे। हाँ, बेहतर थे। 1972 से लेके 75 तक बहुत प्रगाढ़ संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे, और इसी का परिणाम हुआ कि 1972 में 25 वर्षों के लिए रक्षा और मित्रता की संधि की गई शेख मुजीबुर रहमान और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ। संबंध बहुत प्रगाढ़ थे, लेकिन बांग्लादेश में कुछ जो समस्याएं थी, जन असंतोष थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और वहाँ के कट्टरपंथी जो ताकत थी वो ज़्यादा प्रभावी होने लगा, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो थे ये बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र नहीं, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाए, और जो वहाँ पे कट्टरपंथी ताकत थी ये ताकतें व्यापक मात्रा में असंतोष को आगे बढ़ाया। साथ में ही जो अर्थव्यवस्था जर्जर हो रहा था उसको बेहतर तरीके से ये सेटल नहीं कर पाए, इस वजह से व्यापक असंतोष बढ़ा, और इसी का परिणाम हुआ कि सैनिक विद्रोह के माध्यम से इनका 1975 में कत्ल कर दिया जाता है, पूरे परिवार को कत्ल कर दिया जाता है। इन्हीं की बेटी है शेख हसीना, जो इनका पार्टी है अवामी दल, तो उन्हीं की बेटी शेख हसीना है जो अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ एक वही होती है जो विदेश में वो पढ़ती है, इसीलिए वो बच जाती है। शेष जितने भी पारिवारिक लोग थे सबको कत्लेआम करके उनको मार दिया जाता है, और सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। 1975 में सैनिक शासक आ जाते हैं, और ये सैनिक शासक क्या करते हैं, ये विदेश नीति में धार्मिक कट्टरता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और जो कट्टरपंथी ताकत थे ये पुनः सशक्त हो जाते हैं, और भारत विरोध की नीति ये अपनाते हैं। क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान भारत के समर्थक थे, तो इसके अपोजिट में वो थे, तो ये पूरे विदेश नीति का फॉर्मेशन करते हैं भारत के विरोध में, और पाक समर्थित और चीन समर्थित विदेश नीति को आगे बढ़ाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, और जो भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक था। और ये इनका जो जिया उल रहमान हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान को हत्या करके पहुंचे, ये इन्हीं की पत्नी है खालिदा बेगम खालिदा जिया, इन्हीं की पत्नी है। इनके पार्टी है BNP,
खालिदा जिया जो भारत विरोधी रणनीति अपनाते हुए, ये जब से, लेकिन इनकी पार्टी प्रारंभ से लेके अभी तक भारत विरोधी रणनीति ही अपनाते आ रहे हैं और भारत के विरोध में विदेश नीति ये अपनाते आगे बढ़े हैं। इसी का परिणाम था कि आगे जनरल इरशाद इनकी हत्या कर देते 1981 में और पुनः सत्ता का परिवर्तन होता है, लेकिन ये शासक भी भारत विरोधी रणनीति अपनाते हुए, विदेश नीति अपनाते हुए चीन के साथ बेहतर और पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध को आगे बढ़ाते हैं। और यही वक्त होता है जब भारत और बांग्लादेश के साथ संबंध और ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। अवैध प्रवासी का मुद्दा आगे बढ़ता है और बांग्लादेश से गंगा नदी जल विवाद को आगे बढ़ाया जाता है। फरक्का बांध जो परियोजना है उस पे भी विवाद को आगे बढ़ा के पूरे भावनात्मक दृष्टिकोण से जो बांग्लादेश की जनता में नकारात्मक दृष्टिकोण से भर देते हैं और पूरे भारत विरोध की रणनीति ये पूरे शासनकाल में अपनाते हैं। और यही है जब एक तो बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति जर्जर होता है और इस वजह से व्यापक मात्रा में शरणार्थी, व्यापक मात्रा में अवैध प्रवासी भारत में आते हैं और भारत में असम में, नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिम बंगाल में और भारत के अन्य जगहों में ये प्रवासी आते हैं रोजगार करने के लिए। और भारत के जो उद्योगपति हैं वो भी इसलिए उनको समर्थन करते थे, इसलिए उनको बुला लेते थे कि वो कम कीमत पे वो कम मजदूरी पे वो काम कर लेते थे। और इस वजह से ऐसा हुआ कि आगे बढ़ते बढ़ते ये अपना सिटीजनशिप भी यहाँ पे स्थापित कर लिए फर्जी दस्तावेज के माध्यम से, घूस दे के। और मतलब कह सकते हैं कुछ नेताओं और कुछ अधिकारियों के वजह से ये लोग भारत में आके बस गए और लगभग 2 करोड़ माना जाता है कि भारत में ये लोग 2 से 3 करोड़ अवैध प्रवासी बांग्लादेश में यहाँ आके बसे हैं, जो अभी वर्तमान में व्यापक चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। तो ये अवैध प्रवासी का मुद्दा भी व्यापक रूप से उठाते थे और इस रूप में आप देखेंगे कि 90 तक भारत और बांग्लादेश के साथ संबंध बिल्कुल दुरूह रहे। हालांकि 1990 में सैनिक शासन का अंत होता है और लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होता है, लेकिन 1990 में बीएनपी अर्थात जो बेगम खालिदा जिया है, इनकी पार्टी सत्ता में आती है, जो भारत विरोधी विदेश नीति को ये भी आगे बढ़ाते हैं और भारत के साथ व्यापक मुद्दा पे असंतोष जाहिर करते हुए भारत के साथ भारत के विरोधी विदेश नीति को आगे बढ़ाते हैं। चीन समर्थित और पाकिस्तान समर्थित विदेश नीति को बढ़ाते हैं, जिसका व्यापक दुष्परिणाम हमारे आंतरिक सुरक्षा हमारे पे देखा गया। ये देखा गया कि आप नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आतंकवादी समस्या और चरम पे हो गई इसी बीच में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी उल्फा हो गए, उसके बाद बोडो हो गए, जितने भी उग्रवादी संगठन थे, अलगाववादी संगठन थे, सबको शरण दिया जाता था बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश के साथ संबंध विपरीत थे, तो ये लोग यहाँ पे शरण देते थे। उसके बाद यही वक्त होता है जब पाकिस्तान भारत पे छद्म युद्ध बांग्लादेश की ज़मीन के रूप में भारत पे करता है, अर्थात बांग्लादेश की ज़मीन का प्रयोग भारत पाकिस्तान छद्म युद्ध के रूप में करता है और भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए बांग्लादेश खतरा उत्पन्न हो जाता है। और साथ ही व्यापार और संतुलन से संबंधित विवाद उत्पन्न होते हैं और चीन का व्यापक पैठ बांग्लादेश में हो जाता है, जो भारत के सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत नुकसानदायक होता है। लेकिन आगे समय बदलता है, 1996 आता है। 1996 में अवामी लीग अर्थात शेख हसीना प्रधानमंत्री बनती है और एक व्यापक एक मधुर संबंध सामने आता है। गंगा नदी जल विवाद इसका एक मेजर उदाहरण है, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण आप देख सकते हैं। गंगा नदी जल विवाद जो एक विवाद का विषय था, इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाता है। फिर 2001 से 2006 तक वहाँ पे चुनाव होता है और खालिदा जिया अर्थात बेगम खालिदा जिया बीएनपी जो भारत विरोधी विदेश नीति अपनाते हैं, पुनः ये अपनाते हैं
और भारत के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापक दूरियां बढ़ती जाती हैं और उग्रवादी संगठन वगैरह नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में व्यापक मात्रा में नुकसान होता है यहाँ पे। लेकिन 2008 में पुनः चुनाव होता है और 2008 से लेकर वर्तमान तक शेख हसीना की पार्टी अर्थात अवामी लीग सत्ता में होती है और 2008 से अभी तक वर्तमान तक संबंध एक स्वर्णिम युग के समान है। अर्थात दोनों के बीच संबंध एक बहुत ही मधुर, बहुत ही प्रगाढ़, एक सदाबहार मित्र के इस सार्क देशों में सबसे बेहतर संबंध अगर आप देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। यहाँ से आपने एक चीज़ तो ज़रूर सीखा होगा कि भारत का जो संबंध बेहतर हो रहा है सिर्फ हसीना के शासनकाल में हो रहा है, खालिदा जिया के शासनकाल में बेहतर नहीं हो रहा है। तो आगे हम विदेश नीति में जब सुझाव देंगे तो विशेषज्ञ बोलते हैं कि हम किसी पार्टी से, भारत का जो विदेश नीति होता है किसी पार्टी के परसेप्शन के आधार पर नहीं संचालित होना चाहिए, बल्कि हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो नीति है अर्थात हम जो श्रीलंका में यूज किए थे, जो विरोधी सरकार के साथ भी हम अपने संबंध को बेहतर करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे एक विशेषज्ञ सुझाव देंगे कि आप सुझाव में लिख सकते हैं कि भारत को चाहिए कि बांग्लादेश के सारे दलों के साथ संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए कदम उठाए। सॉरी 2008 में आप देखेंगे कि क्या कैसे आपको पता चल रहा है संबंध बेहतर हुए हैं। आप 2008 में देखेंगे कि एक तो सबसे पहले जो इस्लामिक राष्ट्र के रूप में था बांग्लादेश, उसको हटा के पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया, जो भारत से एक प्रकार का, भारत भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, बांग्लादेश भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, तो समानता ही देखी गई। दूसरा, भारत के साथ संबंधों पे बल दिया। क्या बल दिया कि 2009 में पहली बार आतंकवादी का जो व्यापक मात्रा में एक मेजर इशू हो गया था नॉर्थ ईस्ट के रीजन में और आतंकवादी गतिविधि में, कहा जाता है बांग्लादेश का तालिबानीकरण हो गया था। तो इस कट्टरपंथियों के कारण तालिबानीकरण हो गया था। भारत में व्यापक मात्रा में सीरियल ब्लास्ट ये सब करते थे। तो 2009 में जैसे इनकी सरकार बनती है तो संयुक्त कार्रवाई आतंकवादी पे किया गया, जो दिखाता है कि संबंध कितना प्रगाढ़ है। उसके बाद देखेंगे कि भारत मुक्त व्यापार समझौता पे भी विचार किया जा रहा है और टेरिफ मुक्त शुल्क बहुत सारे वस्तुओं पे भारत मुहैया करा रहा है। साथ में तीस्ता नदी जल विवाद पे 2011 में लगभग समझौता हो चुका था। हालांकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अर्थात पश्चिम बंगाल दीदी के वजह से ये अटक गया। तो दीदी अभी और बीजेपी भी चाह रही है कि पश्चिम बंगाल में अपना पैठ बनाए। इस वजह से दोनों नेता का कॉन्फ्लिक्ट है कि हम बंगालियों को नुकसान ना हो या असंतोष का माहौल ना बने। तो दोनों का ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का ये एक मुद्दा है। लेकिन तीस्ता नदी जल विवाद का पूरा ड्राफ्ट तैयार है, बस सहमति की जरूरत है। आतंकवाद दोनों देश के लिए सुरक्षा खतरा बन के सामने आया और 2013 में देखेंगे कि प्रत्यार्पण समझौता हुआ और उल्फा के जो नेता थे उनको सौंपा गया भारत के द्वारा, मतलब भारत को सौंपा गया बांग्लादेश के द्वारा। तो ये सब दिखाता है कि कैसे मतलब संबंध बेहतर हुए। 15 में देखेंगे भारत के द्वारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, जो सीमा समझौता का एक व्यापक लैंडमार्क समझौता है। उसके बाद देखिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत रेल लाइन, उसके बाद रोड कनेक्टिविटी जिससे बंधन एक्सप्रेस रेल लाइन, ये सब कनेक्टिविटी कोलकाता से खुलना और इस टाइप के बहुत से सारे रोड कनेक्टिविटी का काम किया जा रहा है। साथ में ही पारगमन के लिए भी समझौता हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है बांग्लादेश से लेके नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए। पिछले 1 वर्षों में 1 दर्जन समझौते हुए हैं और उसमें देखेंगे कि 2010 के बाद लगभग $8 बिलियन भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है बांग्लादेश के पुनर्निर्माण के लिए, बांग्लादेश के आर्थिक विकास के लिए। दोनों देश के बीच बॉर्डर हाट का आयोजन किया जा रहा है ताकि दोनों देश के बीच जो जनता में नकारात्मक संदेश है उसको सॉल्व किया जाए, दोनों में सकारात्मक संदेश के माध्यम से एक बेहतर सकारात्मक
वातावरण बने। सबसे उसके बाद हम लास्ट में ये कर लेते हैं कि दोनों देश के बीच क्या समान सहयोग के क्या मुद्दे हैं और कौन कौन से विवाद के मुद्दे हैं। सहयोग के मुद्दे में हो सकते हैं नदी जल पे सहयोग किया जा सकता है। दूसरे, क्योंकि आप ये क्वेश्चन को आप एक डायग्राम बना के ऐसे करके लिख सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो एग्जाम मतलब आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ। आतंकवाद के और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पे दोनों में सहयोग हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे देखें दोनों देश के लिए आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा एक व्यापक चुनौती है, तो दोनों देश आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा पे सहयोग कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग किया जा सकता है। आप देखेंगे कि आर्थिक सहयोग, आर्थिक जो व्यापार है, ये दोनों देश में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 9.5 बिलियन यूएस डॉलर है, जो पूरे सार्क देशों में सबसे ज़्यादा इसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, तो इसको किया जा सकता है। सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। देखा कि आपने कैसे सांस्कृतिक रूप से दोनों एक समान है, समान सांस्कृतिक साझा विरासत आप देख सकते हैं। ऊर्जा सहयोग जिसमें एलपीजी समझौता हुआ है, हाल ही में गैस पाइपलाइन समझौता हुआ है, एलपीजी समझौता हुआ, ये सब दिखाता है सहयोग का महत्वपूर्ण मुद्दे बन सकते हैं। विवाद भी हैं। विवाद किस लिए हैं? विवाद नदी जल विवाद में, जैसे अभी तीस्ता नदी जल विवाद पे अटका हुआ है और 2-3 और है। चीन के साथ जो संबंध बढ़ रहा है, चीन जिस रूप में बांग्लादेश को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहा है, ये एक विवाद का मुद्दा है कि अगर चीन का वहाँ वर्चस्व बढ़ गया तो फिर हमारे लिए एक सामरिक रूप से खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो चीन का बढ़ता प्रभाव एक विवाद का मुद्दा है। शरणार्थी समस्या भी एक विवाद का मुद्दा है। जैसा कि अवैध प्रवासी, आपने देखा कि अवैध प्रवासी लगभग कहा जाता है कि 2-3 करोड़ अवैध प्रवासी हमारे यहाँ पे हैं और वो सिटीजनशिप लेके रह रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो विदाउट सिटीजनशिप पूरे भारत में घूम रहे हैं। तो ये भी एक है। दूसरा सीमा विवाद में एक न्यू मूर सीमा विवाद है जिसको हल करने की कोशिश किया जा रहा है। रोहिंग्या समस्या है जिसको दोनों देश कोशिश कर रहा है कि इसको रिजॉल्व किया जाए और म्यांमार को सौंपा जाए या इसका कोई वैकल्पिक निकाला जाए। तीसरा एनआरसी का मुद्दा, जिस रूप में भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो लीडर हैं, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, इनके द्वारा एनआरसी पे जो विवाद दिया गया, ये चुन चुन के निकालेंगे। इस टाइप का जो विवाद निकाला गया, सबको बाहर करेंगे। तो इस रूप में जो विवाद इस रूप में जो दिया गया है, ये एक बांग्लादेश की जनता के प्रति नकारात्मक छवि बनाता है। चौथा, आप देख सकते हैं भारत के मुस्लिम के प्रति जो भारत में कभी कभार नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, इससे बांग्लादेश के मुस्लिम क्षुब्ध होते हैं और भारत के जनता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे विदेश नीति में भारत विरोध का विदेश नीति सामने आता है और भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध है थोड़ा प्रतिकूल हो जाते हैं। और जो नेता लोग होते हैं और ये इसी एवज में होते हैं कि कैसे जनता को मोबिलाइज किया जाए, और जनता के मन में जब ये धारणा भारत के नेगेटिव के रूप में आ जाएगा, भारत के प्रति नकारात्मक आ जाएगा, तो भारत का विरोध की जो रणनीति है यह मतलब व्यापक रूप में सामने आएगा, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस रूप में आपने देखा कि पूरे भारत बांग्लादेश के बीच में क्या क्या समानताएं हैं, बांग्लादेश का उद्भव कैसे हुआ, ऐतिहासिक कैसे कूटनीतिक अब वर्तमान तक कैसे रहा संबंध, ये सब हमने देखा। एक और हम इसमें लेक्चर पोस्ट किया जाएगा जिसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उसको कैसे विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से रिप्रेजेंट किया जाए। इसको हम सारे तथ्यों को कैसे आर्थिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, उसके बाद क्या क्या और मुद्दे हो सकते हैं, उसको हम एक शॉर्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपके सामने रिप्रेजेंट करें। आप हमारे साथ इतना देर बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे को शेयर भी करिए। और आपने चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए